हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलेश सर और हम और आप मिलकर के आज पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। तो कहने को तो वेक्टर छोटा सा चैप्टर है, मार्क्स भी इसके 4 मार्क्स हैं हमारे बोर्ड में, बट इसका यूज जो है हमारा काफी ज्यादा है इसके अगले चैप्टर में, जिसको कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, दैट इज शॉर्ट में 3D बोलते हैं। तो बेसिकली वेक्टर का पूरा स्टडी जो है हमारा 3D को लेकर के है। तो 3D के लिए वेक्टर का नॉलेज बहुत जरूरी है और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हो सकता है स्टार्टिंग में, शुरुआत में कॉमर्स और ह्यूमैनिटी के बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है साइंस और कॉमर्स और हिस्ट्री ह्यूमैनिटी में, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। बस इनको साइंस वालों को थोड़ा बहुत आई जे के बारे में आइडिया होता है, या मैग्नीट्यूड या यूनिट वेक्टर, ये सारी चीजें पता होती है। बाकी सारा चीज हमारा जो है बिल्कुल नया है, साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए तो पूरा ही नया है, और ह्यूमैनिटी वाले तो परेशान नहीं होना इस चीज के लिए। इक्वल फुटेज पे रहेंगे कुछ देर के बाद। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन बना के रखने पड़ेंगे कॉमर्स और ह्यूमैनिटी वालों के लिए। तो पहले इसके छोटे से बेसिक्स को हम लोग समझ लेते हैं। इसके टर्म्स को आपको समझना है, साथ में इसको मेमोराइज भी करना है कि ये टर्म्स हमारे बेसिकली अल्फाबेट्स बनेंगे आगे चल करके। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में ज्यादा फोकस करेंगे कॉमर्स और ह्यूमैनिटी वाले। साइंस वाले को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आज की वीडियो की, इतना बेसिक इनको पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। ये आपके सामने 3 डायमेंशनल प्लेन पड़ा हुआ है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बेसिकली इस तरह से नहीं है, जेड एक्सिस आपका ये है ना, ये है जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस कहने का मतलब क्या होता है कि आप 3 डायमेंशनल जो भी ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल जो भी फिगर है, आप अगर देखें तो एक क्यूबॉइड को आप इमेजिन कर सकते हैं। तो क्यूबॉइड में हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होते हैं, जबकि 2 डायमेंशनल में दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से या तो लेंथ और ब्रेथ होता है, या हाइट या ब्रेथ होता है। तीनों चीजें जो होती है उसमें हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाता है। तो ये जो जेड एक्सिस आपको नीचे की तरफ दिखाया गया, ये बेसिकली क्या है, इस तरह से। अब इस तरह से बोर्ड के ऊपर तो मैंने लगा दिया, ये बोर्ड के अंदर भी है। जैसे ये हमारा इस तरफ से एक्स एक्सिस प्लस है, तो इस तरफ पे हमारा एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। ये वाई एक्सिस अगर प्लस है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए ये इस साइड में जेड एक्सिस प्लस, तो बोर्ड के अंदर तरफ। अब मैं बोर्ड को तोड़ के तो नहीं दिखा सकता, बट आप इमेजिन कर सकते हैं इसको। तो ज्यादातर इमेजिनेशन ही काम आएगा आपको, बट इमेजिनेशन सही डायरेक्शन में करना है। तो ये हमारा हुआ जेड एक्सिस। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहां जहां पे तीनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, है ना। इसको ओ से डिनोट करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो 3 डायमेंशनल में पहुंच गई। 11th में आपने इसका स्टार्ट ले लिया होगा। तो जो भी कोऑर्डिनेट है उसके एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस लिखे जाएंगे। जैसे बचपन में आप 10th में, 9th में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 3,2 लिखते थे। तो पहले वाला हमारा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता था, 3 हमारा वाई एक्सिस का होता था। तो अब यहाँ पे एक और हमने जोड़ दिया 2 या 4 या -5, तो वो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट कोई भी लिया है तो ये इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है, और एक पॉइंट हमने लिया है x2, y2, z। ये तो हो गए हमारे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, सर ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये 3 चीजें नई दिख रही होगी कॉमर्स और ह्यूमैनिटी वालों के लिए। तो मैं आपको बता दूं, वेक्टर एक फिजिक्स का चैप्टर है, टॉपिक है, वेक्टर रिलेटेड है फिजिक्स से। और फिजिक्स में 2 यूनिट तो 2 क्वांटिटी आपने बचपन में 9th में या 10th में जरूर पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर इज मोर अबाउट डायरेक्शन। किसी भी चीज को डायरेक्शन अगर मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर में डायरेक्शन जा रहा है, दैट क्वांटिटी इज वेक्टर। जिस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन जुड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर।
तो ये हमारा डायरेक्शन बता रहा है, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को लिखने के लिए बिना एक्स एक्सिस लिखे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई, ये क्या है हमारा स्मॉल आई, और इसके ऊपर ये इस तरह से आधा ट्रायंगल पूरा बना नहीं है, ये इस तरह का फिगर, आप इसको समझ लें। तो ये हमारा आई है और इसको इस तरह से लिखने का मतलब होता है ये, इसको बोला जाता है कैप। अब क्या होता है ये सब चीज डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले आप सिंबल को समझ लें। तो आई के ऊपर क्या लगा हुआ है, कैप। क्या होता है कुछ देर के बाद हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर जिसके साथ आई कैप लग गया आपको पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, या उसको वो कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। सिमिलरली अब ये आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई के बाद वाला हमारा क्या होता है, जे होता है, इसको हम लोग जे कैप से डिनोट करेंगे। तो एक्स एक्सिस का सिंबल क्या हो गया यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप में डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करते हैं, सिमिलरली ये के कैप से डिनोट। तो ये सारे स्मॉल लेटर है, कोई कैपिटल लेटर यूज नहीं है, स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है आपका ये। तो एक्स एक्सिस को किससे डिनोट किया हमने, आई कैप, वाई एक्सिस को डिनोट किया हमने जे कैप, और जेड एक्सिस को डिनोट किया हमने के कैप से। तो ये हो गए हमारे सिंबल की बात। जहां पे कैप लग जाता है वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे, इट इज यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये हमने अभी सिर्फ बात करी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, जे कैप, के कैप। ज्यादा हम इसमें फिजिक्स नहीं लेकर के आना चाह रहे, क्योंकि ये चैप्टर आपको कॉमर्स वाले को भी पढ़ना है और ह्यूमैनिटीज वाले को भी पढ़ना है। तो ये हो गई बात एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब यहां पे ये एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है। तो सबसे पहले ए क्या है हमारा, पॉइंट है, ए क्या है हमारा, पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस पॉइंट का डायरेक्शन बताना पड़ेगा, इस पॉइंट का पोजीशन बताना पड़ेगा। और पोजीशन का मतलब क्या है कि पोजीशन जब भी बता दिया, जैसे आप कोई भी चीज आपके जो है, आप अगर जहां भी रहते हैं वहां का रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है, क्या है 8 किलोमीटर, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि रेलवे स्टेशन 1 किलोमीटर, लेकिन कहां से। तो ये जो कहां से बात आई, हो सकता है मेरे घर से वो 10 किलोमीटर है, आपके घर से 8 किलोमीटर है, किसी और के घर से वो 15 किलोमीटर है। तो अगर मैं सिर्फ बोल दूं 8 किलोमीटर है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो किसके घर से है। तो जहां से कोई भी चीज का पोजीशन आप बता रहे हैं तो वो पॉइंट बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट। इतना डिटेल में आप ना जाएं, और तो पोजीशन बताने के लिए कोई ना कोई एक पॉइंट लेना पड़ता है जिसको बोला जाता है इनिशियल पॉइंट। तो इस कार्टेशियन सिस्टम में ये जो हमारा वेक्टर का सिस्टम है, इसमें हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट जो बताया जाता है किसी भी पॉइंट के पोजीशन को, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम ओरिजिन। कहां से, ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमने ए पॉइंट को कनेक्ट किया, क्या किया, ओरिजिन से हमने ए पॉइंट को कनेक्ट किया। तो ये अब ओ ए जो बताएगा वो बताएगा पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट ए, कि वो ओ से, ओरिजिन से कहां पे है। सपोज मैं इसका कोऑर्डिनेट ए का लिख रहा हूं यहां पे, है ना, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं 3, 2, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए पॉइंट है दैट इज लोकेटेड 3 यूनिट फ्रॉम origin in the direction of x-axis. A point is located 2 units from the origin in the direction of y-axis and 5 units distance from origin in the direction of z-axis, है ना। तो z, तो ये क्या बता दिया हमारा पोजीशन। तो पोजीशन को हमेशा कहां से कनेक्ट करते हैं हम लोग, ओ ए से। सिमिलरली अगर हमने बी से कनेक्ट कर दिया तो ये पोजीशन बताएगा बी का। अब ध्यान से समझे, पोजीशन वर्ड, किसी भी पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो पॉइंट बिकम्स पोजीशन वेक्टर। क्या, क्योंकि पॉइंट ऑब्वियसली अगर पॉइंट को कहीं डायरेक्शन दे रहे हैं तो वो पोजीशन बताएगा कहां से, ओरिजिन से। तो इसीलिए सबसे पहली चीज, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में
कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब क्या है, जैसे ये कोऑर्डिनेट हमने 3 2 5, इसको बोला जाएगा, आगे हम लोग सीखेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो जो पॉइंट को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दैट पॉइंट इट बिकम्स पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट का दूसरा नाम आप कह लें, सिनोनिम्स ऑफ पॉइंट इन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। तो यहां से हम शुरू करते हैं राइटिंग में। आप लोग जरूर इसको लिख लें, नहीं तो इन सबको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सबसे पहला चीज हमने सीखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। ध्यान से, ये पॉइंट ए, तो ए पॉइंट है तो उसका वेक्टर नाम क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। बस नाम बदल गया और कुछ नहीं। इज ओ ए, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखा जाएगा। तो ओ से ए का पोजीशन, ओ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए, तो यहां पे एक एरो लगेगा। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बन गया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज ओ ए वेक्टर। ठीक है, ओ ए और ए ओ में फर्क है, ध्यान रहे। अगर ओ ए में एरो लगा हुआ है तो यू आर डायरेक्टेड फ्रॉम ओ टू ए। अभी और हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि फ्रॉम और टू में क्या रिश्ता है। तो दूसरी चीज बी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको मिल गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज क्या हो जाएगा बच्चों, ओ बी वेक्टर। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि पॉइंट को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो उसका नाम बदल के क्या दे देता है हम लोग, पोजीशन वेक्टर। बहुत आराम से समझे, आसान सा कंसेप्ट है। अब यहां पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो ध्यान रहे, एक्स एक्सिस का वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस का वेक्टर जे कैप है, और जेड एक्सिस का वेक्टर मतलब डायरेक्शन इज के कैप। तो यहां पे x1 तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है, उसके साथ आप जरूर लगा दें आई कैप, प्लस y1 हमारा पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट है, तो y के साथ हमेशा लग जाएगा आपका j कैप। बीच में सबके साइन क्या होने हैं, प्लस होने हैं, और y और x का जो भी कोऑर्डिनेट होगा अगर माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा। तो z1 k। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट ए। फिलहाल हमने इसको ओ ए नाम दिया है। ओ फिर से याद दिला दूं, ऑरिजिन से ए का पोजीशन बता रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो सिमिलरली आप ओ बी वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, x2 के साथ आई कैप लगा दें, y2 के साथ j कैप लगा दें, और z2 के साथ k कैप लगा दें। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। क्लियर है बच्चों, यहां तक कोई भी दिक्कत हो आराम से सुने, आपको एक एक वर्ड में रिपीट करते जा रहा हूं बार बार। तो ये हमने दो पॉइंट को पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो उन दोनों के पोजीशन वेक्टर का नाम हुआ, करेक्ट है। अब यहां पे हमने क्या किया, ए बी को कनेक्ट कर दिया। ध्यान देना, ए बी को कनेक्ट कर दिया तो एरो देना पड़ेगा। हम ए से बी की तरफ डायरेक्टेड है और बी से ए की तरफ, तो वो बी ए लिखा जाएगा। दोनों में डिफरेंस है और बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने लिखा ए बी वेक्टर, है ना, ए बी वेक्टर। जब कोई दो पॉइंट कनेक्टेड हो, है ना, जब भी दो पॉइंट कनेक्टेड हो तो हमेशा लिखा जाता है टर्मिनल माइनस इनिशियल। क्या लिखा जाता है बच्चों, टर्मिनल माइनस इनिशियल। टर्मिनल का दूसरा नाम है फाइनल। टर्मिनल का मतलब इसलिए बोला गया कि यहां पे ये टर्मिनेट हो सकता है, और इनिशियल जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर मैंने वेक्टर बोला ए बी वेक्टर, है ना, तो ए बी का ए से शुरू हो रहा है बी तक, तो इनिशिएट कहां से हुआ हमारा, पॉइंट ए से, और टर्मिनेट कहां हुआ, पॉइंट हमारा बी पे। तो ए क्या हो गया हमारा, इनिशियल,
और बी क्या हो गया हमारा, टर्मिनल कह लें या फाइनल कह लें। तो फाइनल अगर लेके चल रहे हैं तो आप फाइनल ही जाने। तो टर्मिनल यहां पे क्या है, फाइनल क्या है हमारा, बी पॉइंट है, और बी पॉइंट का वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ओबी वेक्टर। क्या है ये, ओबी वेक्टर, माइनस इनिशियल का वेक्टर क्या है हमारा, ओ ए वेक्टर। ध्यान से सुनिए, अब मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ए बी का मतलब ए से बी तक, कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो ए हो गया हमारा इनिशियल, जहां से शुरू हो रहा है, और जहां पे खत्म हो रहा है दैट इज योर फाइनल। तो ए से बी तक समझ में आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो कहीं भी डिफरेंस आता है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर पढ़े, तो डिफरेंस इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे वो आप अकाउंट्स में पढ़े या फिजिक्स में पढ़े या केमिस्ट्री में पढ़े। चेंज का मतलब ही, डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, फाइनल माइनस। अगर हमने यहां पे सपोज बी ए वेक्टर दिया, तो इसका कौन हो गया, बी हो गया इनिशियल और ए हो गया फाइनल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओ ए, बिल्कुल साइन रिवर्स हो गया बच्चों, माइनस ओ बी। क्लियर है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट यहां पे होना नहीं चाहिए, और शुरुआत में तो बिल्कुल डाउट अलाउड नहीं है। तो अब यहां पे अगर ओबी वेक्टर को देखें, तो ओबी वेक्टर हमने क्या लिया है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, माइनस x1 क्या लिया है हम, सॉरी एक OA क्या लिया है हमने, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ध्यान दें, अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना, x1 और x2 में i कैप कॉमन ले लें, तो क्या मिलेगा आपको, x2 माइनस x1 i कैप। उसी तरह से y2 माइनस, यहां बीच में साइन माइनस का है, तो y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, यहीं से आप देख लें। अगर इस पॉइंट की बात करें, इसका वेक्टर क्या है, x1 y1 z1 में आप क्या लगा दे, i j k लगा दे। इस पॉइंट की बात करें, x2 y2 z2 में i j k लगा दे। अब अगर हमने ए बी की बात करी है, तो b माइनस है, तो b माइनस है क्या करें, x2 माइनस x1, b माइनस है क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करने के बाद क्या लगा सकते हैं आप, i कैप लगा सकते हैं। उसी तरह से y2 माइनस y1 करें, तो y2 माइनस y1 के बाद y भी क्या लगता है, j कैप लगा दें। z2 माइनस z1, तो कुछ नहीं है, ए बी इज व्हाट, b माइनस सीधा, और b को क्या लिखते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करके ओबी वेक्टर। क्लियर है, तो सिमिलरली आप बिना इसको लिख के डायरेक्ट आप ओ ए माइनस ओ बी बता सकते हैं। तो x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k। स्क्रीनशॉट लें आप आराम से। अभी मैं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा के दिखाता हूं कि ये हमने कैसे निकालना है। स्क्रीनशॉट लें। चलिए, ये पिछले कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहां पे आपको 2 पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट है हमारा -3, 2, -5, बी पॉइंट है 2, -1, 0। यू हैव टू फाइंड आउट ए बी वेक्टर। क्या निकालना है आपको, ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर में फाइनल कौन है, बी, इनिशियल कौन है, ए। तो बी क्या हो गया हमारा, तो ये 2 -3 क्या लग जाएगा यहां पे, आई कैप, प्लस डाले बीच में -1 -2, यहां पे क्या लग जाएगा, जे कैप, और 0 -5, तो 0 -5, और यहां क्या लग जाना बच्चों, के कैप। तो के कैप, तो अब ये हमारा क्या बन गया, 2 -3 दैट इज 5 आई कैप, -2 1 -3 तो -3 जे कैप, और ये माइनस प्लस
5k कैप। ये बन गया हमारा ए बी वेक्टर। क्लियर है? ज्यादा कुछ काम है नहीं, डिफरेंस निकालना है, बट ध्यान रखना कि किसको फाइनल किसको इनिशियल। अब यही अगर हम लोग बी ए वेक्टर की बात करें तो बी ए वेक्टर की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसका साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा आपको उस टाइम पे डाउट हो रहा होगा कि सर ओ ए वेक्टर एकदम से कैसे आ गया। तो चलिए मैं यहां पे आपको समझाता हूं कि ओ ए वेक्टर में हमारा इनिशियल कौन है, फाइनल क्यों है ना, ये बताएं। ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। अब समझ में आ जाएगा आपको कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर क्यों है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0। तो फाइनल ए है तो x1 माइनस 0i क्यों, इनिशियल का ओ का कोऑर्डिनेट क्या है सबका, 0 प्लस y1 माइनस 0j कैप। होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा और आप हमें मना कर देंगे कि सर इतना क्यों लिख रहे हो। तो ये क्या बन गया, x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट कि ये हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। क्लियर है ये? अगर यहां से क्लियर है तो हम लोग कुछ आगे टर्म्स सीखना शुरू कर देते हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें, छोटा सा एग्जांपल था ये। हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जिसका सिंबल मॉड है, मॉडुलस जो आप लोग यूज करते थे, ये मॉड से इसका सिंबल हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब सपोज हम लोग कोई भी वेक्टर ए ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ए ले। तो ए वेक्टर को अगर हम लोग ने रिप्रेजेंट करा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखना है, इसको कैसे लिखना है, मॉडुलस ऑफ। ये हमारा ए वेक्टर है ना। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मिलेगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर। ध्यान से देखिए, ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया वेक्टर का। अब x1 y1 z1 क्या है, अब देख पा रहे हैं i j k का कोफिशिएंट्स। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। अगर हमारा ए वेक्टर है -3i प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप x1 क्या है हमारा -3, तो -3 का स्क्वायर लिखना है, ये नहीं कि -3 और 3 का स्क्वायर -9 ना, यहां पे 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो क्या बन गया ये, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 16 दैट इज √29। ये लिख करके आपको नहीं छोड़ना, जब भी मैग्नीट्यूड की बात आएगी आप इसको पूरा लिखेंगे, यूनिट्स में एस जरूर लगाना। मैंने आपको एरिया अंडर कर्व के लिए भी वार्न किया था। तो दिस इज √29 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? एक फॉर्मूला और सबसे पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो सर इतने छोटे छोटे फॉर्मूले के क्वेश्चन आएंगे क्या, नहीं आएंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका फॉर्मूला, और ध्यान रखें अभी 2 से 3 क्लास तक जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं दे आर अल्फाबेट्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जब तक हम लोग अल्फाबेट्स को नहीं पढ़ेंगे ABCD, तो A फॉर एप्पल पर नहीं जा पाएंगे, और फिर उसका सेंटेंस की तो हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो ध्यान से अल्फाबेट्स को आप आराम से दिमाग में फिट करें। तो ये रहा हमारा पहला फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट लें, हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, सेकंड है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। सिंबल इसका कैप से जाएगा, कोई भी वेक्टर का। तो फिलहाल पहले जान लें यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर के बीच में बहुत सारे रिलेशन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करने का उसमें मैटर है। तो पहले फिलहाल हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर है क्या।
तो वेक्टर, कोई भी वेक्टर हैविंग इट्स मैग्नीट्यूड वन यूनिट, ध्यान दें, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट होता है। मैग्नीट्यूड समझ में आया ना? अभी हमने फॉर्मूला लिख करके दिया आपको, √x1² प्लस y1² प्लस z1²। तो जिसका भी यूनिट मैग्नीट्यूड वन यूनिट होगा वो वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल क्या है हमारा? ए कैप। तो कोई भी वेक्टर मान लो हमारा ए है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना जरूरी है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? √x1² प्लस y1² प्लस z1²। ये तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, पहले आप लिखें ऐसे, यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लिखें वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर ये हमारा ए वेक्टर है तो ए कैप दैट इज ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर दैट इज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। इसके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करेंगे। फिलहाल एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, अच्छा अगर इसको लिखना है तो आप इस सिंबल में लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप अपॉन में √x1²। तो ज्यादा फॉर्मूले पे ना जाए, छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखें। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? दैट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग इसके ऊपर लेते हैं। ये फॉर्मूला में लिखे रहने देना चाह रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये वेक्टर आपके सामने है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। फाइंड आउट ए कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। तो सबसे पहले ए कैप का फॉर्मूला लिखें आप, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ऑलरेडी है, मॉड ऑफ ए वेक्टर कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला यूज होगा √x1² 2 का स्क्वायर प्लस y1² माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z1² माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16। तो ये भी क्या आ गया हमारा? √29 यूनिट्स। तो मॉड ए निकाल लिया हमने। तो अब हमारा ए कैप क्या हो गया? 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप अपॉन में √29। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू 2 अपॉन √29 आई कैप माइनस 3 अपॉन √29 जे कैप माइनस 4 अपॉन √29 के कैप। अब मैंने इसको इसलिए इस तरह से लिख करके दिया कि अब आपका x के जगह x1 के जगह पे ये आ जाएगा, y1 के जगह पे ये आ जाएगा और z1 के जगह पे ये आ जाएगा। तो अभी अभी मैंने बोला कि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या क्या यूज करना? x1 y1 z1 किस फॉर्मूले में? इस फॉर्मूले में। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके चेक करेंगे तो ये आपको 1 यूनिट ही देगा। चलिए आइए देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल। चलिए, ये रहा हमारा वेक्टर जिसका x1 y1 और z1 मैंने मार्क कर दिया है और ये रहा इसका मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ ए कैप विल बी 2 अपॉन √29 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन √29 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन √29 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? 4 अपॉन √29 का रूट स्क्वायर हट जाएगा प्लस माइनस का स्क्वायर 3 दैट इज 9 अपॉन √29 सॉरी
रूट इसका हट जाना, तो ये हो गया हमारा 29 प्लस 16 अपॉन 29, रूट हट गया, तो ये क्या बच गया हमारा 29, एलसीएम आ गया 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट में 29 अपॉन 29 विच इज 1, क्योंकि मॉड का वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होता है, प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते इसको। और 1 के साथ आपको हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट लगाना पड़ेगा, ध्यान रहे एस नहीं लगेगा इसके अंदर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और 1 को यूनिट ही बोला जाता है। तो ये था हमारा आज का सबसे आसान टॉपिक, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब ध्यान रखें इस चीज का कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों यार? क्योंकि आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं वेक्टर की, और बिल्कुल नया टॉपिक है। आज से पहले आपने वेक्टर नहीं पढ़ा होगा, स्पेशली कॉमर्स और ह्यूमैनिटी वाले ने। साइंस वालों ने थोड़ा सा फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, उनको आईजे के मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का पता होगा, नो डाउट। तो इसलिए ये बिल्कुल नया टॉपिक है, आप बिल्कुल ध्यान से समझें। ऐसा नहीं कि बहुत इंट्रोडक्टरी था, ये बहुत ही हमारा माइनर सा टॉपिक था इंट्रोडक्शन, तो आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको इग्नोर किए तो आगे की चीज आपको टर्म्स ही समझ में नहीं आने वाली। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, अगर इसको स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। एक सेकंड आप यहाँ पे आपको उस टाइम पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हमारा इसी का कैलकुलेशन है, रूट 29। मैंने नोटिस नहीं किया, बाकी तो सारा मैंने ओरली आपको समझा दिया है। होप कि आपको समझ आया होगा। तो अगर आगे के वेक्टर को ढंग से पढ़ना है तो आज का लेक्चर जरूर देखें और अच्छी तरह से इसको दिमाग में फिट करने की कोशिश करें। ज्यादा चीजें नहीं कराई है मैंने, इसलिए छोटा सा वीडियो है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़े से और भी कंसेप्ट सीखेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट हमारा आगे बढ़ता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।